हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का ग्रेगेरियस मैथ्स पे, जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा ओवरव्यू सभी चैप्टर्स के जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे 3 कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट का नाम है आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय क्या होता है? पहला कॉन्सेप्ट है आपका आधारभूत प्रमेय। तो क्या होता है आधारभूत प्रमेय, इसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम एचसीएफ, आधारभूत का प्रमेय का यूज कैसे होता है इसमें। तीसरा कॉन्सेप्ट है अपरिमेय संख्या। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या है, I1 है, कक्षा 10 के लिए है, गणित हिंदी माध्यम के लिए। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, पहला प्रमेय अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यहाँ से आप लोग जैसे लिखा है ना, वीडियो को पॉज करें और नोट्स बनाएं अपने हाथ से। अपने हाथ का जो नोट्स होता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, राइटिंग अच्छी हो या फिर बहुत ही अच्छी हो, मैटर नहीं करता है, बस अपने हाथ से ही नोट्स बनाए आप सभी। तो आधारभूत प्रमेय है, इसमें कहता क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और एक चीज और कहता है, ये तो पहली चीज हो गई यहाँ से यहाँ तक। दूसरी बात ये कहता है, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडनों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। ये कह क्या रहा है कि जैसे ये 30 जो दिया है ना, 30 एक भाज्य संख्या है। आप सभी को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पता होगा, आई होप। ठीक है, ये भाज्य संख्या है और इस भाज्य संख्या को ना 3, 2 और 5 के रूप में लिखा जा सकता है। इन सबको जब गुणा करेंगे ना, तो ये आपका 30 ही बन के आएगा। तो सिंपल सा कह रहा है कि कोई अभाज्य संख्या को हम भाज्य संख्या के गुणनफल में लिख सकते हैं। और अगर इसके क्रम को ध्यान में ना रखें, जैसे कि यहाँ दिया है 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इक्वल होता है 5 इंटू 2 इंटू 3 के। तो अगर इसको इसको ध्यान में ना रखा जाए क्रम को, तो ये एक बार जो लिख दिया गया ना, वो अद्वितीय होगा। ठीक है, यानी कि एक ही बार लिखा जा सकता है इस तरह से। जैसे कोई अगर नंबर 6 है, कोई नंबर 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 क्या है? भाज्य संख्या है। तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में हम लोगों ने क्या लिख दिया। ठीक है, और ये अद्वितीय होगा अगर इसके क्रम को ना बदले हो तो। ठीक है, अगर क्रम को बदलेंगे तब तो मिलेगा एक और, लेकिन सेम चीजें यही हैं, लेकिन क्रम को नहीं बदलना है। ये कह रहा है क्रम को ना बदले, तो ये जो मिला है ये अद्वितीय होगा, यानी यूनिक होगा। यूनिक, ठीक है, यूनिक होगा। उदाहरण देखते हैं हम लोग एक। उदाहरण से पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्या आपको पता है कि अगर कोई नंबर होगा ना, कोई नंबर अगर इस तरह से दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है इस तरह से, तो इसके यूनिट डिजिट ना, जो इकाई का अंक है, इसका क्या है? सबका 0 है। तो किसी भी नंबर का अगर इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब है कि उसमें 2 फैक्टर होंगे ही होंगे, 2 और 5। 2 और 5 फैक्टर करने का मतलब है कि 2 अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे ही मिलेंगे उसमें। ठीक है, जैसे कि 10 में देखिए, 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 इंटू 5, यानी 2 गुणे 5। तो इसमें 2 भी है और 5 भी है, एटलीस्ट एक ठो 2 और एक ठो 5 मिलना ही मिलना है। ठीक है, तब जाके किसी भी नंबर का, वो 10 हो या फिर कोई भी नंबर हो, उसका जो इकाई का अंक होगा, तब जाके 0 होगा। ठीक है, यही चीजें इसमें समझाई गई है। चीजें कह रहा है कि कोई नंबर दिया हुआ है 4 की पावर n, कोई नंबर दिया हुआ है। कह रहा है इस पे विचार करिए और बताइए कि क्या n का कोई ऐसा मान मिलेगा जिसके लिए 4 अंक शून्य पर समाप्त होगा। वही बात है कि कह रहा है इस नंबर के लिए n का कोई ऐसा मान बताइए जो इसमें रखे हैं, और हमें कुछ ऐसा नंबर मिले जिसका इकाई का अंक जो ना वो 0 मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंपल सा सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। अब बताएंगे कि यदि 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगा, तो यह 5 से विभाजित होगा, यानी कि 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा ही होगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो 2 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सर ये कैसे लिखा गया? क्या हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं? क्या हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। क्या 2 का स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। तो क्या इसको ये लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि
4 के पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही है, 5 नहीं है। अब चूंकि 2 है, लेकिन 5 भी चाहिए था मुझे, 5 नहीं है। अब 5 ना होने के कारण ये क्या कहेंगे, अद्वितीयता का नियम, जैसे कि ये 2 ही है। अब 2 ही, अद्वितीयता का नियम क्या है, अद्वितीयता का नियम ये है कि हम लोग रिपीट ना करें उस चीज को, यानी कि उसके उसके क्रम को ना चेंज करें। अब 2 ही है, इसमें क्या है, एक संख्या है जो दो संख्या 2 क्या है, इसमें अभाज्य है केवल। ठीक है, इसके इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें 5 नहीं मिलने के कारण क्या होगा, ये संख्या, इस संख्या के, अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 के पावर जो n होगा वो अंक 0 पे समाप्त हो। ठीक है, यानी कि कोई कोई ऐसा n की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी अब। ठीक है, जिसके लिए ये 0 पे समाप्त हो। आगे देखते हैं, यहीं यहीं पे समझ के जाइए पूरा, कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं देना है कहीं पे भी, यहीं पे समझिए। 4 की पावर n है और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2n। तो इसमें हम देखेंगे ना, केवल एक ही दो जो संख्या है वो अभाज्य है। क्या है, वो अभाज्य है। ठीक है, अब 2 होने से नहीं ना 0 बनेगा कोई, इसमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है, हमारे पास 2 है लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसलिए ये संख्या जो होगा, ये जो संख्या होगा n के किसी भी मान के लिए ना, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, मान के लिए 0 अंक पे समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, जो अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम लोग अभी तक एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कैसे हम लोग पहले कॉन्सेप्ट का इसमें यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग किसी भी, देखिए पहले कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ हुआ है, ये जो 6 है ना, ये इसको देखिए क्या किए हैं हम लोग, 2 into 3 में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 भी क्या है, अभाज्य है, 3 भी क्या है, अभाज्य है, लेकिन 6 क्या है, भाज्य है। तो यही तो कह रहा था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, कि किसी भी भाज्य संख्या को दो अभाज्य संख्या के गुणनफल में, या फिर किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग कितनी आसानी से एचसीएफ निकालते थे, एलसीएम निकालते थे, यहाँ पे दिखाया गया आपको। ठीक है, आई होप ये तो आपको पता ही होगा। तो बस ये कैसे अप्लाई होता है इसमें, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूत्र है, क्या है इसमें, एक महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि कोई भी दो नंबर लेंगे, जैसे यहाँ पे कह रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांकों a और पूर्णांक b के लिए एचसीएफ गुणे एलसीएम, उन दोनों नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम का जब गुणा करेंगे तो वो दोनों नंबरों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं हम लोग, उदाहरण में क्या देखेंगे कि कोई नंबर अगर हमें दिया है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ और 20 ले लेता हूँ, जो कि पीछे आपको यही दिया था, इसको इजीली कर देंगे। तो 6 को अगर मैं ले लेता हूँ ना, 6, और मैं एस सी एफ निकालता हूँ, किसका एस सी एफ निकालूंगा, 6 और 20 का, 6 और 20 का एस सी एफ निकालेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें, बताइए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 2। क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। और इसका जब एल सी एम लेंगे, इसका 6 और 20 का, तो हमें क्या मिल जाएगा, 60। क्यों, ये मिल जाएगा। क्या हम 6 और 20 का गुणा करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, 120। क्या हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे उन्हीं दो नंबरों का, तब कितना मिलेगा, 2 into 60 कितना मिल रहा है, 120। तो दिखा 120 यहाँ भी मिला, 120 यहाँ भी मिला। तो वो जो पीछे लिखा हुआ है किसी भी नंबर का, जैसे कि एस सी एफ, इसका लिए थे 6 और 6 और 20 का गुणे एल सी एम, इसका लिए थे 6 और 20 का, ये किसके इक्वल आ गया, ए गुणे बी के इक्वल आ गया। देखिए इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 2, इसकी वैल्यू आई है 60, और इसकी वैल्यू क्या थी, 2, पहला क्या था, 6 था, सॉरी 6 एंड 20 था। तो इन दोनों की वैल्यू क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है सर, इसका भी 120 आएगा, इसका भी 120 आएगा सर, इक्वल है। तो बस सिंपल सा वही कह रहा था तभी के लिए, ये वही कह रहा था, किसी भी दो संख्या, दो धनात्मक पूर्णांकों को लेंगे तो उनका एचसीएफ जो होगा, उनका एचसीएफ जो होगा और उनका एलसीएम जो होगा, इन दोनों का गुणनफल उन दोनों नंबर के गुणनफल के इक्वल होगा।
ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इसको आप लोग लगाइए, ठीक है। ये 3 संख्याएँ दी हुई हैं हमको, उनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है हमारे पास, 72 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, तो उसका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 into 3 आएगा, 72 करेंगे तो 2 के पावर 3 into 3 के पावर 2 आएगा। 120 का करेंगे तो 2 पे घात 3 आएगा, गुणे 3 आएगा और गुणे 5 आएगा, ठीक है। फिर आप लोग कॉमन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे और कॉमन मेथड को लिखते ही लिखते और जो बचा है उसको भी लिखेंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। देखिए, तीसरा एंड आखिरी कॉन्सेप्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ से आपको सीधा-सीधा सवाल देखने को मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट से आपको सीधा-सीधा सवाल बोर्ड में देखने को मिलेगा और कम से कम 5 से 8 नंबर ये चैप्टर आपको दिलाएगा। तो ये वन शॉट वीडियो है, ओवरव्यू है। अगर इसको आप अटेंड कर यहाँ तक कर चुके हैं तो आप मानिए आपका 5 नंबर फिक्स होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये अगला हमारे पास मेथड। अगला टॉपिक कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी कि हम लोग अपरिमेय संख्याओं को पुनर्भ्रमण पे आ गए, दोबारा घूम घूम के देखने आ गए। दोबारा घूम के देखने आने के मतलब ये है कि हम लोग यहाँ, हमको तो ये पता है अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ दिया अपरिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या देखिए क्या है, √2, √3, √15। पाई भी अपरिमेय संख्या होता है, कुछ इस तरह से लिखा होगा ऊपर में। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको अशांत रूप कहते हैं, क्या कहते हैं, अशांत रूप, ठीक है, जो खत्म नहीं होता। अपरिमेय संख्या सबको पता है। अब इसमें हम लोग सीखेंगे इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको अगर मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हुआ है मेरे पास, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, सब पता है हमें अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस वाले चैप्टर में ना, क्लास 10th में आपको इन्हीं को प्रूफ करना होगा, यानी कि इन्हीं को सिद्ध करना होगा। क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा कि ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय है, ठीक है। इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग एक प्रमेय पढ़ेंगे, एक प्रमेय पढ़ेंगे जिसका यूज हम लोग इसको सिद्ध करने में करेंगे। वो प्रमेय क्या है, वो वो प्रमेय ये है कि कोई भी अगर प्राइम नंबर ले लेते हैं, दैट मीन्स कि अभाज्य संख्या ले लेते हैं, मतलब कि कोई अभाज्य संख्या अगर हम लोग ले लेते हैं पी, और कोई एक नंबर पूर्णांक, एक पॉजिटिव पूर्णांक नंबर ले लेते हैं जिसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम कहेंगे कि अगर p जो है ना वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये है कि a को भी क्या करेगा, p डिवाइड करेगा। यही है मतलब, यही है थ्योरम, ठीक है। कोई नंबर है a स्क्वायर, उसको अगर कोई प्राइम नंबर p डिवाइड कर देता है, पूरी पूरी तरह से विभाजित कर देता है, तो a को भी p पूरी पूरी तरह से विभाजित करेगा, ठीक है। यही बात है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अच्छे से, आप लोग इसको अपने नोट्स में लिखिए और इसको प्रूफ किया गया है। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या किया गया है इसमें। कह रहा है कि मा, माना कि कोई p है जो क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। कह रहा है कि अगर अगर a स्क्वायर को दिया है हमें, उस a स्क्वायर को p क्या करता है, विभाजित करता है, तो जो p है ना वो a को भी क्या करेगा, पूरी तरह से विभाजित करेगा। अब इसको आइए प्रूव करते हैं। दिया हुआ क्या है, दिया क्या है, ये चीजें इतना दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इतना, इतनी चीजें दी हुई है कि कोई p एक अभाज्य है जो a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब प्रूफ क्या करना है हमें, सिद्ध क्या करना है कि वो p जो है ना वो a को भी क्या करे, विभाजित करे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कह रहा है मान लेते हैं कि a अभाज्य गुणनखंड ये होगा, ये वाला कोई a होगा जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, p1 p2 p3 ऐसे करते करते pn होगा। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर 6 है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 into 3, ठीक। इसको अगर a मानते हैं 6 को, तो 2 को क्या मानेंगे p1, 3 को क्या मानेंगे p2, यही खत्म हो गया। अगर और भी बड़ी संख्या होती तो इसके आगे भी जाता, लेकिन आगे नहीं जाता, ठीक है। देखिए आगे, चलिए आगे आप लोग देखिए क्या है। फिर कह रहा है कि अगर हम a के स्क्वायर करते हैं, a का ही स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं, a का ही स्क्वायर करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें। अगर हम लोग a का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिंपल सा यही 2 बार लिखना पड़ेगा, लिख दिया हमने, ठीक है। और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, समझ में आया? अब कह रहा है
कि इस अब देखिए अगर अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है। अगर पी डिवाइड कर रहा है, पी विभाजित कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है, डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना। अगर विभाजित कर रहा है तो जो पी है वो P1 P2 Pn में से कोई एक होगा। जाहिर सी बात है। अगर मैं कह रहा हूँ कोई नंबर, अगर मैं 6 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, 6 को अगर कौन कर रहा है डिवाइड, 2 कर रहा है, तो 6 के गुणन अभाज्य गुणनखंड में 2 आता है। हाँ सर आता है। तो इन्हीं के गुणनखंड में से ये 2 है, बिल्कुल है। तो सिंपल सिंपल सा बात वही कह रहा है, सिंपल सा यही बात कहना चाह रहा है वो, कि जो p है अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए स्क्वायर के गुणनखंड में p होगा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, फिर इसीलिए हम जानते हैं कि जो ए हमने शुरू में लिया था ए, वो P1 P2 Pn के फॉर्म में क्या है, उसका अभाज्य गुणनखंड है। तो जाहिर सी बात है कि जो ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है और जो ए का अभाज्य गुणनखंड है वो सेम है। और p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर और ए का अभाज्य गुणनखंड सेम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग सिंपली समझ में आया ना, हम फिर से बता देते हैं कि सिंपल सी बात है, अगर किसी संख्या के स्क्वायर को अगर p डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है a को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल लेना, अगर a इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं, p इक्वल्स टू लेते हैं 2। ठीक है, तो क्या a स्क्वायर बाई डिवाइड बाई p करेंगे, यानी तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्या डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा। तो अगर करेगा तो क्या 6 को नहीं करेगा? तो बिल्कुल करेगा। तो वही ना बात हो गया। बात क्या हुआ, ए स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p डिवाइड करेगा। राइट सी बात है। अब देखिए हम लोग ये आखिरी, ये जो है ना क्वेश्चन, यही वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में छपता है, आपके पेपर में छपता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये थियरम देखेंगे कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। और इस प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विरोधाभास, विरोधाभास यानी विपरीत मान के हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, सोल्यूशन की कल्पना करते हैं कि हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, वो परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या है, अतः अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग a बाई पी के या फिर p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो b होता है ना वो जीरो नहीं होता है, और a और b क्या होता है, दोनों सहअभाज्य होते हैं। यानी कि दोनों सहअभाज्य होने का, सहभाज्य पता है ना, सहभाज्य क्या होता है? सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो, कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। जैसे कि 3/2, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर यही में लिखता 6/4, तो क्या इसमें 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 अगर इसमें कॉमन देखेंगे, क्या 2 से काटेंगे, दो दो तिहाई 6 और दो दूनी 4, यानी कि 3/2। यानी कि 6/4 ये सहअभाज्य नहीं है, लेकिन 3/2 सहअभाज्य है। ठीक है, यही बात है बस। इरेज भी करना होगा, सब लिख दिया मैं तो यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो आप लोग इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये पहला चरण था। पहला चरण क्या था, पहला यही याद करके जाइए। पहला चरण क्या था कि हम लोग विपरीत मानते थे कि जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को इस रूप में। ठीक है, लिखा, लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है कि इन दोनों का वर्ग करिए, इन दोनों का वर्ग करेंगे और क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब दोनों का वर्ग करने का क्या मतलब, अब देखिए मैं यहाँ वर्ग करके दिखाता हूँ। अगर 2 का वर्ग करेंगे तो, अगर अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और एक a/b का वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा। सॉरी, पूरा डिटेल में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर a स्क्वायर, और ये मिलेगा। ये समझ में आया बात, समझ में आया ना। देखिए तीसरा स्टेप क्या कहता है, कहता है कि पिछला जो प्रमेय हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि 2 क्या है, a स्क्वायर को विभाजित करेगा। अच्छा सर ये कैसे, कह रहा है b स्क्वायर यहीं रखेंगे, a स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, अब बटा 2 लिख देंगे। ठीक है,
देखिए दो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर दो इसको ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि दो ए को भी डिवाइड करेगा। ये बात समझ में आई? पिछले पिछले अभी पिछला कब से हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। अब देखिए भाग दो, ये भाग पे मत जाइए कि सर ये भाग दो क्यों लिखा है, भाग एक क्यों लिखा है, बस ये समझाने के लिए आपको। आप भाग दो भाग वन को छोड़ दीजिए, मत ध्यान दीजिए, ठीक है, मत ध्यान दीजिए। अब देखिए चौथा स्टेप क्या है। अच्छा, स्टेप में क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको, स्टेप में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इजीली आपको याद हो जाए कि सर ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, इसलिए, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि वगैरह समथिंग से ये कह रहा है ना, तो यहाँ बहुत ज्यादा ये सब नहीं लिखना है आपको, प्रतिस्थापन विधि बचा लीजिए। इसलिए मैं लिख लिख के लाया हूँ, ताकि आपको पता चले कि हो कैसे रहा है ये। बाकी आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, बस आपको लिखते चले जाना है। कोई स्टेप नंबर 1 2 3 नहीं लिखना है, कोई भाग नंबर 1 2 नहीं लिखना है, ठीक है। बस ये आपको याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए, इसलिए इस तरह से ले आया गया इसको, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हम अगर अगर देखिए यहाँ पे अभी अभी हमने कहा है कि दो किसको डिवाइड करेगा, ए को। अगर अगर ए को दो डिवाइड कर रहा है, किसी किसी न किसी रूप में डिवाइड करेगा, तो उसको मान लेते हैं सी। तो क्या यहाँ से ए को लिख सकते हैं 2c, यहाँ से ए को लिख सकते हैं 2c, ठीक है। तो वही कहा है कि हम कौन, हम आप लोग हम सब, ये हम ए बराबर में 2c लिख सकते हैं, जहाँ सी क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। तो मान मान रखने पर, किसका मान रखने पर, ए का मान रखने पर। क्या ए का मान रखने पर, कहाँ रखेंगे ए का मान, अभी जस्ट इसके पीछे वाले पे देखिए कहाँ था, ये रहा आपका, ये रहा, ये है। यहाँ पे हम ए का मान रखेंगे, कहाँ से रखेंगे ए का मान, ये जो अभी हम लोग लेके आए यहाँ पे ए का मान जो है, यहाँ पे ए का मान जो आया है यहाँ पे, ठीक है। इसको उठा के जब रखेंगे इसमें, तो हमको ये मिलेगा 2b² इक्वल्स टू 2c²। अब यहाँ से करेंगे 2b² बराबर में 4c², b² बराबर में 2c²। निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ से, निष्कर्ष ये निकलता है कि इसका अर्थ यह है कि 2b² को भी विभाजित करेगा, अर्थात कि वो b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। विरोधाभास क्या निकला, विरोधाभास ये निकला कि समीकरण एक और समीकरण दो समझ में आया आपको। समीकरण यहाँ ये रहा है समीकरण एक, ये है समीकरण एक, ठीक है। ये वाला एक समीकरण एक है, और समीकरण दो क्या है, ये वाला समीकरण दो है। समीकरण दो ये है, अरे सॉरी, ये है समीकरण दो। विरोधाभास ये है कि समीकरण एक और समीकरण दो दो से ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ दो है। कैसे पता चला सर, क्योंकि जो टू है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, और जो टू था वो ए को भी डिवाइड कर रहा था। यहाँ से देखिए, यहाँ जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, करता था। लेकिन हम जो शुरू में माने थे कि ये शुरू में क्या माना गया था, शुरू में माना गया था कि ये जो अंडर रूट टू है, ये अंडर रूट जो टू है क्या है, परिमेय है। परिमेय को इस तरह लिखेंगे, चूंकि इस तरह लिखने का मतलब है, इसमें हम लोग कहे थे कि ये सहअभाज्य है, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें इसमें तो दो कॉमन है। क्या कॉमन है, दो तो कॉमन है। तो ये दो कॉमन होने की वजह से हम निष्कर्ष ये निकालेंगे कि जो हम मान के चल रहे थे अंडर रूट टू क्या है, परिमेय है। तो हमारा वो मानना गलत है, हमारा मानना वो क्या है, गलत है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अंडर रूट दो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्लियरली समझ में आने के लिए क्या क्या था, पहला स्टेप क्या था बताइएगा, पहला स्टेप क्या था। पहला स्टेप यही था कि हम अगर अंडर रूट टू को क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या मान लें। अगर ये परिमेय संख्या है अंडर रूट टू, तो इसको ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, क्या है, सह अभाज्य है, ठीक है। अरे सहभाज्य है, सहभाज्य का मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ हम देखिए, अगर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, वर्क करेंगे। वर्क करने का क्या मतलब हो गया कि यहाँ से टू, यहाँ से आएगा a² बटा b², यहाँ से लिख देंगे हम लोग कि 2b² बराबर में a², यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे b² बराबर में a² बटा टू, यानी कि जो दो है वो a² को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हम लिख पाएंगे कि अगर अगर a² को दो विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि a को भी दो विभाजित करेगा। अगर a को दो विभाजित करेगा, किसी 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 c टाइम डिवाइड करेगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 2c। अब a इक्वल्स टू 2c को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, a की जगह पे कहाँ है ये, यहाँ इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में प्रूव कर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें तीसरा स्टेप में क्या मिलेगा, 2b² बराबर में 2c का होल स्क्वायर।
यहाँ से हम लोग करेंगे तो 2b² बराबर में 4c का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा, आपका क्या मिल जाएगा, b² बराबर में 2c²। दैट मीन्स अब चौथे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चौथे स्टेप में हम लोग कहेंगे कि c² बराबर में b² बटा 2, यानी कि अब जो ये 2 है वो b² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि b को भी वो क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा, करेगा ना करेगा। अब पिछले पर में हम लोग देखे थे। फिर हम लोग क्या कहेंगे यहाँ से कि अगर डिवाइड करेगा तो किसी सी टाइम डिवाइड करेगा, सॉरी सी टाइम डिवाइड करेगा, सी टाइम डिवाइड करेगा, दैट मीन्स क्या हो गया, बी इक्वल्स टू 2c। यहाँ देखेंगे ना कि जो यहाँ हम लोग देखेंगे जो हम लोग शुरू में मान लिए थे, जो हम लोग शुरू में माने थे, ये क्या है, स अभाज्य है। तो स अभाज्य हमारा मानना गलत हो गया, क्यों, क्योंकि जो ए है ना, जो ए है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, बी जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि दोनों में 2 कॉमन है। हमारा मानना यानी गलत है सहभाज्य वाला। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे, निष्कर्ष में हम लोग कह देंगे, निष्कर्ष में कहेंगे हम लोग कि जो हम माने थे वो गलत है। वो क्या है, गलत है। इसका मतलब कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही। ठीक है, यही इतनी सारी बात है इसमें। अब देखिए आखिरी आखिरी क्वेश्चन ले लीजिए। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है। अब चूंकि ये ओवरव्यू है और इसको कम से कम टाइम में हमें मैनेज करना है, ताकि आप अगर पढ़े हो या फिर ना पढ़े हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, उदाहरण कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस में अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको इसको भी दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग विरोधाभास यूज करते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, अगर ये परिमेय संख्या है इसको लिख सकते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 को यहीं रहने देते हैं, 5 उधर ले जाते हैं, फिर माइनस का थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम कह देंगे कि चूंकि अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए चूंकि हम कह देंगे कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या के अगर इक्वल है तो वो परिमेय नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है, परिमेय नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा जो मानना था वो गलत है, हमारा मानना क्या था, वो गलत है। तो हम क्या कह देंगे कि जो 5 माइनस में अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी बात समझ में आई। जैसे कि कह रहा था कि 5 माइनस में अंडर रूट 3, अगर अगर ये क्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके रूप में लिखा जा सकता है। दैट मीन्स कि हम अंडर रूट 3 को अगर उस साइड ले जाएं और इसको इस साइड लेके आए, ठीक है, उसको तो याद है 5 माइनस में a/b। अब चूंकि अंडर रूट 3 हमें अभी जस्ट इससे पहले हम लोग प्रूफ किए अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ये सब क्या है, अपरिमेय है। तो अगर ये अपरिमेय है तो कोई भी संख्या अगर अपरिमेय के बराबर है तो वो परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारा मानना क्या था, वो गलत था। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस में अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात थी बस। तो कैसा लगा आप सभी को ये लेक्चर, आप सभी जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लें प्लीज, सब्सक्राइब करें। और ये पहला लेक्चर था, दूसरा लेक्चर पॉलिनोमियल है, द्विघात प्रमेय है, द्विघात समीकरण है, बहुपद है, द्विघात समीकरण है, बहुपद है, और आगे भी ऐसे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को द एंड करते हैं, और ये ओवरव्यू था, किसका ओवरव्यू था, इस चैप्टर का। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा इस वीडियो को। आगे भी आगे भी लेके आएंगे क्लास 10th के ऐसे ही वीडियो। तो ये पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर जल्द ही आने वाला है, क्योंकि इस मंथ में एटलीस्ट 4 चैप्टर हमें हमें ओवरव्यू करवा देना है सभी बच्चों का, ताकि कोई अगर एग्जाम यूनिट टेस्ट चल रहा हो या फिर हाफ ईयरली आने वाला हो तो आपका कवर हो जाए ये सब सिलेबस। तो शेयर करिए अगर आपकी कोई जान पहचान में है या फिर कोई मित्र है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।